वेलकम टू रिसर्च डिजिटल स्कूल। रिसर्च डिजिटल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आज का हमारा जो इसमें टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी बुक्स का। एनसीईआरटी बुक्स का जो हमारे रिसर्च डिजिटल स्कूल पे पूरा एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल रहेंगे। आपको जिस क्लास से लेकर क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रॉपर में मिलेगी। तो आज का जो हमारा जो रहेगा क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक्स का रहेगा हिस्ट्री का, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री का। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारा इंग्लिश का जो इसमें पोर्शन रहेगा, ठीक है, तो हम अच्छे से देखेंगे बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन जो जैसे क्वेश्चन जो बनते हैं, या तो एकेडमिक देखेंगे या फिर कंपटीशन लेंगे, तो एनसीईआरटी बुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सभी एग्जाम में। सभी एग्जामों में एनसीईआरटी बुक्स से ही क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं और और प्रश्न आते हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा, ठीक है, पहला चैप्टर रहेगा कौन सा, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर, यानी कि विगत वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करना। ठीक है, हजारों वर्षों के दौरान जो भी परिवर्तन हुए थे उनकी पड़ताल, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर रहेगा हजारों वर्षों के दौरान, हजारों हजारों वर्षों के दौरान, हजारों वर्षों के दौरान परिवर्तन की पड़ताल। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा रहेगा ये रहेगा। अब जो भी इतिहास में परिवर्तन हुए थे, क्या क्या जो हजारों वर्षों के दौरान क्या चेंजेस हुए थे, क्या परिवर्तन हुए थे, जैसे कि मैप है, मैप दिख रहा होगा, मैप में क्या उस टाइम के मैप में क्या था, अब इस टाइम के मैप में क्या है, तो जो भी परिवर्तन हुए थे के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको, हम देखिए मैप, पहले हम इसको लेंगे मैप 1। ये हमारा मैप दिख रहा है, तो अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, एक संसार का जो एक सेक्शन दिया है, पोर्शन दिया है। ठीक है, मैप ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अल इदरीसी इन द 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी में अल इदरीसी के द्वारा ये जो है बनाया हुआ है। 12वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता हैं अल इदरीसी, जियोग्राफर भूगोलवेत्ता है अल इदरीसी, शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी, यानी कि दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक इसमें बनाया गया है, भूमि से समुद्र तक इसमें बनाया गया है। ये एक जियोग्राफर है अल इदरीसी। ठीक है, जियोग्राफर यानी कि भूगोलवेत्ता, इनके द्वारा ये मैप बनाया गया। अब बात करते हैं इसमें मैप में है क्या क्या। तो सबसे पहले बात करेंगे, टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। दो मैप दिया है, एक मैप ये है, एक मैप इसके बाद है। was made in 1140 54 CE, ठीक है, बाय द अरब जियोग्राफर भूगोलवेत्ता अल इदरीसी। यह जो मैप है भूगोलवेत्ता अल इदरीसी 1154 में इन्होंने बनाया था, 1154 में। द सेक्शन reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world, यानी कि यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। ठीक है, अब मैप 2 की बात करेंगे, वाज मेड इन 1720। देखिए ये 1154 में बना था, हाँ, और ये जो बना था दूसरा मैप 1720 में बना था बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। ये फ्रेंच के भूगोलवेत्ता थे, कार्टोग्राफर। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रो दे आर ऑफ द सेम एरिया, मतलब एक ही एरिया है और दोनों मैप क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। इन अल इदरीसी मैप, अल इदरीसी की मैप की बात करेंगे, साउथ इंडियन इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। तो अल इदरीसी की बात करेंगे तो साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सेप्ट फाइंड नॉर्थ इंडिया, यानी कि अगर हम बात करेंगे दोनों नक्शे में एक ही इलाके के हैं मगर काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है
दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, यानी कि उत्तर भारत जहाँ है वहाँ पे दक्षिण भारत है, ऐसा उसका मैप में था। ठीक है। एंड श्रीलंका इज द आइसलैंड एट टॉप, यानी कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है उनके मैप में। अभी जो मैप देखेंगे तो नीचे है श्रीलंका, उनके मैप में ऊपर की तरफ है। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। ठीक है, यानी कि जगहों के नाम अरबी में भी लिखा हुआ है। ये हमारा दूसरा मैप है। दूसरा मैप देखेंगे, दूसरा मैप तो फिर मैप की बात करेंगे तो ये हमारा दूसरा मैप है। देखिए ये है दूसरा मैप, इसमें श्रीलंका यहाँ पे दिया है। ठीक है, श्रीलंका जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें अगर हम देखेंगे श्रीलंका, तो श्रीलंका क्या है, यहाँ पे दिया है, उनके मैप में ऊपर दिया है, इसमें मैप में यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। चलिए देखिए, अब इस पे देखेंगे, दूसरे मैप की बात करेंगे। द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोवी ऑफ गेल्यूमिड डी इस्लामे, यानी कि जो अगर हम दूसरी मैप की बात करेंगे, दूसरी मैप में जो सेकंड मैप है, ठीक है, 18वीं सदी के आरंभ में जो 18वीं सदी की जो स्टार्टिंग हुई थी उसमें क्युआलम दी लिस्ले के एटलस नुओ के अनुसार यह उपमहाद्वीप दिया गया है। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। 18वीं सदी के एटलस नोवी ऑफ गैलियम डी ला। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। कन्नौज क्या है, उत्तर प्रदेश में है। स्पेल्ट इन द मैप ऑफ कन्नौज, जो कन्नौज इसमें मैप 2 की बात कर रहे हैं। वाज मेट नियरली 600 ईयर्स, अगर हम इसकी बात करेंगे तो 600। ठीक है, कुछ नाम भी है जैसे कि उत्तर प्रदेश जो कन्नौज है, मानचित्र 2 अगर हम देखेंगे तो 600 वर्ष बाद इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें कन्नौज है। आफ्टर मैप 1 ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कॉन्सिडरेबली, यानी कि इसकी बात करेंगे तो इस काल अवधि के दौरान, इस पीरियड के दौरान उप महाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। अगर 1154 की अली दृश्य की मैप देखेंगे और उसके बाद सेकंड मैप देखेंगे 11वीं सदी की, दोनों मैप में क्या चीजें काफी क्या है बदल गई थी। ठीक है, तो इलाकों बहुत आश्चर्य, मतलब दोनों की चीजें क्या है काफी डिफरेंट हो गई थी। अगर हम बात करेंगे, दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड, यानी कि अगर उसमें विशेषकर जो तटीय इलाके के जो बारीक ब्यौरे देखकर क्या होगा, हमें आश्चर्य होगा। ठीक है, आश्चर्य, सरप्राइजिंगली आश्चर्य होगा। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वैगेज, यानी कि ये जो मैप है यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। जो यूरोप के व्यापारी थे और समुद्र यात्री जो समुद्रों में व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे समुद्र के रास्ते, तो इस मैप का उपयोग करते थे। ठीक है, इस मैप का उपयोग किया करते थे। अब इसमें देखिए, लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर, कह रहा है कि लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के अगर हम भीतरी इलाकों की नज़र हम डालते हैं अंदर में, टू आर दे आर डिटेल्स एज दोज ऑन द कोस्ट, यानी कि जितने समुद्र तट इलाके हिस्से हैं, अगर क्या उनकी जो ब्यौरा क्या डिटेल में है। ठीक है, फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज शोन, जो गंगा है
जो गंगा है, अगर गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है, गंगा के मार्ग को देखेंगे तो इसे किस तरह से, why do you think there is a difference in the level of detail and accuracy between the coastal and inland area in this map? यानी कि हम बात करेंगे इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके मतलब ख्याल से आपका कारण, इसका कारण क्या है, क्या कारण क्या है? तो इसमें अगर देखेंगे, इस मैप में देखिए, इस मैप में जो अभी प्रेजेंट टाइम का जो मैप है उस इसके अनुसार ये जो काफी मिलता है जो उस टाइम के नाविक और समुद्री यात्री हुआ करते थे, इसका उपयोग किया करते थे। अब इसमें गंगा जो है, हमारा जो गंगा रिवर इसमें डिटेलिंग से दिखाया गया है इसमें। उसके बाद हमारा कन्नौज भी इसी में होगा, ठीक है, कन्नौज भी इसमें होगा। ये जो हमारा भारत का नक्शा है अभी के प्रेजेंट टाइम के मिलता जुलता है। बात करते हैं आगे। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two period। यानी कि इतनी महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग का मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। ठीक है, दूसरे मानचित्र का विज्ञान बहुत बदल गया था। When historians read documents, map and text जो from the past, अतीत में, they have to be sensitive to different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced। यानी कहने का मतलब है कि इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों, जो डॉक्यूमेंट्स है, नक्शा है, मैप्स है और लेखा जो कॉन्टेक्स्ट है, जो लेख है का अध्ययन जो करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का जो उनकी जो सूचना है के लिए उनकी भिन्न भिन्न अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो जो भी इतिहासकार अगर रखते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स का, मैप्स का, नक्शे का और टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, नक्शे और लेखों का। इन तीनों चीज का अगर हम जो भी इतिहासकार अगर इतिहास के बारे में जानकारी करेगा तो इन चीज डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, मैप्स, नक्शे, टेक्स्ट टेक्स्ट लेख, ठीक है, लेख, ठीक है, इन तीनों का उसको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। अब हमारा जो आता है नया टॉपिक आता है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है नए और पुरानी शब्दावली। इसका मतलब हो जाएगा नई और पुरानी शब्दावली। नई और पुरानी शब्दावली। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? शब्दावली। शब्दावली, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? नई और पुरानी शब्दावली। नई और पुरानी शब्दावली, न्यू टर्मिनोलॉजी। इफ द context in which information is produced changes with time। अगर जो भी कंटेक्स्ट है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं, चेंजेस विद टाइम, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? व्हाट अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के साथ क्या होगा? एंड मीनिंग, और अर्थों के क्या हो गया? तो अगर समय के साथ सूचना द कंस्टेंट इन विच इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोड्यूस्ड किया जाता है, चेंजेस विद टाइम, अगर समय के साथ बदलता है, अगर समय के साथ सूचनाओं के जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, तो इस सूचना के जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, अगर बदलते हैं समय के अनुसार, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, देखिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर। यानी कि ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। जो भी ऐतिहासिक अभिलेख हैं कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। यानी जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, जो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स है, ऐतिहासिक अभिलेख हैं, कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। ठीक है, और विच हैव चेंजेड कंसिडरेबली ओवर द ईयर, और ये जो भाषाएं हैं समय के साथ क्या होती हैं? बदलती हैं, चेंज होती हैं।
ये जो भाषाएं समय के साथ क्या होती है, बदलती भी है। ठीक, समय के साथ क्या होती है, बदलती हैं। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। अगर हम बात करेंगे उदाहरण के लिए, अगर एग्जाम्पल है, मध्ययुग की जो फारसी, आधुनिक फारसी भाषा से क्या है, भिन्न है। जो मेडिवल पर्शियन है वो क्या है, इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जो आधुनिक फारसी थी वो आधुनिक जो सॉरी जो मध्य युग की जो फारसी थी, आधुनिक फारसी भाषा से क्या है, दोनों अलग है। उस टाइम की जो फारसी भाषा अलग थी, मध्य युग की जो आधुनिक अलग है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद द रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी, यानी कि जो डिफरेंसेस है, जो भिन्नता है, सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार, वोकेबुलरी मतलब क्या, व्याकरण, ग्रामर, व्याकरण और वोकेबुलरी, शब्द भंडार से नहीं आई है, इनकी चेंजेस की वजह से नहीं आई है, ग्रामर और न ही शब्द भंडार सही है। द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड इज आल्सो चेंज ओवर द टाइम, यानी कि जो समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। भंडार से नहीं है, समय के साथ शब्दों के अर्थ, समय बीतता गया और शब्दों के क्या अर्थ बदलते गए, तब क्या हुआ, बदला हुआ। टेक द टर्म हिंदुस्तान, अगर हम हिंदुस्तान शब्द को लेते हैं, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल की जगह हिंदुस्तान शब्द है, फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं, इट इज इंडिया, क्या है वो, क्या है, भारत है। तो आज हम इसे क्या, आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, ठीक है, द मॉडर्न नेशन स्टेट, यानी कि आधुनिक भारत राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। When the term was used in the 13th century, अगर हम 13th सेंचुरी में ये जो यूज करते हैं, ठीक है, 13वीं सदी में, 13वीं सदी में, जब फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज, ठीक है, बाई मिनहाज सिराज, क्रोनिलर क्रोनिकलर हु रोट इन पर्सियन, ही मीन्ट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, यानी कि जो मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, वो का आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना से था। पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना से था। जो इतिहासकार थे, कौन इतिहास, मिनहाज सिराज, तो उस टाइम पे जो हिंदुस्तान शब्द का था, मिनहाज सिराज के द्वारा, उनका मानना था कि जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसके हिसाब से इन्होंने हिंदुस्तान शब्द दिया था। He used the term in political senses of land that were a part of the dominions, यानी इनके कहने का मतलब ये हुआ, देखिए, he used the term in a political senses, उन्होंने जो शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, ठीक है, दिल्ली सुल्तान अंडर द डोमिनेंस, दिल्ली सुल्तान के क्षेत्र में आते थे। यूज द टर्म अ पॉलिटिकल सेंसेस फॉर लैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे, इसलिए उनका यूज किया था। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द extent of the sultanate, but the term never included South Indian, लेकिन जो टर्म है ये साउथ इंडियन को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, यानी कि अधिकार क्षेत्र में देते हैं। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बढ़ते गए, जो सल्तनत इनका जब बढ़ते गया, सल्तनत बढ़ते गया, तो इसका जो प्रचार प्रसार क्या बढ़ता गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, लेकिन जो हिंदुस्तान शब्द है, इन द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडियन, लेकिन जो हिंदुस्तान शब्द है ये साउथ इंडिया में कभी नहीं गया ये, ठीक है, साउथ इंडिया में हिंदुस्तान का प्रयोग, ठीक है, समावेश कभी नहीं हुआ, ठीक। बाई कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th century, बाबर यूज्ड हिंदुस्तान to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent, यानी कि अगर हम बात करें कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। क्या, भूगोल, पशु पक्षियों, जो भी, और इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, इस उपमहाद्वीप के उसके वर्णन में किया था।
as we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th country poet Amir Khusro used the word Hindu. यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि जो अमीर खुसरो थे, 14वीं सदी में अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था। हिंद जो अमीर खुसरो थे उनका शब्द था हिंद, उसके ही का समान था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से नहीं जुड़े, आज हम जोड़ते हैं। ठीक है, while the idea of the geographer and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. यानी कि हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इतिहासकार, हिस्टोरियन, historians today have historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. अगर हम बात करते हैं कि शब्द का प्रयोग, इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों का अलग ही तथा अर्थ थे। उदाहरण के लिए अगर हम विदेशी की बात करें, जो हमारा फॉरेनर है, यानी कि ये जो विदेशी शब्द है, जो कहते हैं विदेशी फॉरेनर, ठीक है, जो विदेशी शब्द है, सीधा साधा शब्द ही लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय विदेशी का मतलब क्या हो, जो भारत का ना हो, जो बाहरी देश का हो, उसे क्या विदेशी कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे विदेशी का मतलब क्या होता है, आइए हम देखते हैं। उस टाइम का मतलब, इन द medieval period a foreigner was any stranger who appeared say in a given village, someone who was not a part of that society or culture। मतलब उस सोसाइटी, उस समाज का, उस संस्कृति का अगर वो हिस्सा नहीं है, भले वो गांव का है, तो उसके लिए क्या होता था, वो फॉरेनर होता, विदेशी होता था। यानी कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान अनजान व्यक्ति, कोई भी अनजान व्यक्ति किसी गांव में आ रहा है, ठीक है, जो समाज संस्कृति का उसका हिस्सा नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट हिज सोसाइटी एंड कल्चर। उस समाज, उस एनी पर्सन comes from other village, is this not a part of his society and culture from his village, that is not a foreigner for his village। तो वो क्या है, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए जो किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है, ठीक है। तो in Hindi the term परदेशी, अगर हिंदी की बात करें परदेशी might to be used to describe such a person, and in a Persian अजनबी, अगर पर्शियन की बात करेंगे तो अजनबी कहते हैं। a city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigner। लेकिन अगर दो peasants, दो रहते हैं, दो peasants, दो इस किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है। अगर कोई भी नगरवासी है तो वनवासी क्या होगा, उसके लिए विदेशी होगा। किंतु अगर एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति की परंपरा जुड़े हैं तो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते हैं। नॉट फॉरेनर, एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं, नॉट फॉरेनर टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए, इवन थॉट दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, चाहे वो अलग प्रकार के धर्म से हो, चाहे अलग प्रकार के बैकग्राउंड से हो, लेकिन वो एक दूसरे के लिए क्या है, फर्कना नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे इतिहासकार एंड हिस्ट्री सोर्सेज, इतिहासकार और उनके स्रोत। मेरा है अगला इतिहासकार, इतिहासकार एवं उनके स्रोत के बारे में, कहाँ कहाँ से स्रोत इकट्ठा करते हैं इतिहासकार। ठीक, अब इसमें देखेंगे हम हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस हमारा थर्ड टॉपिक है, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। Historians use different types of sources to learn about the past, depending upon the period of their study
and the nature of their investigation. तो हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस, जो इतिहासकार थे अलग अलग प्रकार के स्रोतों का सोर्स का उपयोग करते थे to learn about the past depending upon the period. जो learn about the past, अतीत के बारे में अध्ययन करने के लिए, जो डिपेंड होता था किस पे, पीरियड पे, जो काल पे आधारित होता था, ऑफ देयर स्टडी एंड देयर नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, ऑफ देयर स्टडी, उनके जो के स्टडी पे क्या निर्भर रहता था, एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, और उनकी जो प्रकृति क्या थी, छानबीन करने वाली थी, ठीक है, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा क्या करते लेते थे। इतिहासकार इस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। कहीं जहाँ बात करेंगे, यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, अगर हम गुप्ता डायनेस्टी की बात करेंगे, गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्त वंश के शासकों में शासकों और बारे में देखेंगे, एंड हर्षवर्धन के शासकों के बारे में बात करेंगे। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स, अगर हम फॉलोइंग 1000 ईयर्स बात करेंगे, फ्रॉम रफली 700 से 1750, ठीक है, 700 से, इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। हजारों वर्षों के बारे में क्या, 700 से लेकर 1750, ठीक है। अब we will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period, यानी कि कहने का मतलब यह कि इस काल के अध्ययन के इतिहास का जिन सोर्सेज, जिन स्रोत का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें जो है ऐसी मिलेगी जो पिछले युग में वैसी चली आ रही है। वी विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेस, कम क्वांटिटी जो लगातार चली आ रही हैं, कुछ स्रोत को यूज बाय हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। अगर हम इस काल अवधि की बात करेंगे तो अध्ययन करें तो दे स्टिल really on coins, inscriptions, architecture and textual records of information, but there is also considerable discontinuity, लेकिन एक क्या है, एक उनका एक डिसकंटिन्यूटी है। The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displayed other types of available information through this period. Paper gradually become cheaper and more, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, जो कॉइन्स है, जो शिलालेख है, कॉइन्स है, कहाँ है कॉइन्स, कहाँ है कॉइन्स, हाँ कॉइन्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, शिलालेख हो गया, इंस्क्रिप्शन क्या है, अभिलेख, आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, भवन निर्माण, शिलालेख, भवन निर्माण, स्थापत्य इसको बोलते हैं, भवन निर्माण, स्थापत्य, एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, और जो ग्रंथ हैं, ठीक है, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड का मतलब हो गया लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे, ये इसी पे निर्भर रहा करते थे जो इतिहासकार थे। अगर इन चीज़ों का खोज करते थे, इन चीज़ें मिलती थी तो पता लगा था किस सन में कैसी चीज़ें हैं, कब एग्जिट क्या करती थी, तो इतिहास कहाँ से इसे बारे में पता लगा। द नंबर हैड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि पर कुछ बातें से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रमाणिक लिखित साक्ष्य की संख्या वित्ताश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसकी आगे इतिहासकार सूचना के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे करते हैं। अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड, पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर, बहुत कम, ठीक है, दूसरे स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे क्या हो गया, कम करने लगे हैं इस समय के दौरान। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे हम वाइडली अवेलेबल people used it to write holy text, ठीक, holy text, यानी कि people used it to write holy text, people जो है, लोग जो हैं, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगे। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज
हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। भी दस्तावेज था, जो भी कर था, इसका उपयोग करने लगे। ठीक है। People use it write holy text, chronicles of rulers, letters and techniques of saints, uh, patience and judicial records, and for registers to accounts and texts. Manuscription, manuscripts का मतलब होता है manuscript, manuscript का मतलब होता है, क्या होता है, जो पांडुलिपियां होती हैं। ठीक है, पांडुलिपि manuscription were collected by wealthy people, जो धनी होते हैं, रूलर्स जो शासक होते हैं, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, और क्या होता है, हेलो, बहुत टेक्निकल इशू आ गया था। तो हम कहाँ थे? हाँ, सेलेको स्थापत्य, टेम्पल्स, मंदिरों पे, मोनेस्ट्रीज एंड मंदिर, दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। मतलब वो कहाँ रखा जाता था? द लिखित सामग्री पर निर्भर रहते और कुछ बातें पहले से नहीं। ठीक है, इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या भी अचानक रूप से बढ़ गई। क्या इसका जो है, दिस manuscripts, जो भी शिलालेख था, एंड डॉक्यूमेंट्स, जो भी दस्तावेज था, प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस, इतिहासकार को दिया जाता है, बट दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज, लेकिन उसको उपयोग करना क्या है, बहुत ही मुश्किल होता है। जो भी पांडुलिपियां करती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस, उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता कि उसको छापे। इन दोज डेज, उन समय स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, जो भी था अपने हाथ से, क्या था, उसको लिखा करते थे, अपने हाथ से उसको छापा करते थे। इफ यू हैव एवर कॉपीड फ्रेंड्स होमवर्क, यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर किसी दोस्त का अगर आप कॉपी लेकर के उसको छापते हैं, हालांकि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी दोस्त कॉपी लेकर के छापते हैं, वो गलत, सही नहीं होता है। अपने मन से लिखने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दोस्त का आप कॉपी लेके छापते हैं, अगर वो दोस्त कहीं गलती से लिखा है तो आप भी गलत छाप देंगे, गलत गलत छाप देंगे, तो कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन होता है, वो यहाँ बताया गया। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड, और कुछ तो इतना बेकार लिखते हैं, इतना घटिया लिखते हैं, वो क्या पढ़ पाते हैं, वो भी नहीं पढ़ पाते हैं, वो जो लिखे वो भी नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसा कुछ कुछ लिखे रहते हैं। तो उनकी राइटिंग में क्या, हैंड राइटिंग में क्या सही नहीं होती है, एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटन, सोच में पड़ जाते हैं कि वो लिखा क्या है। एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, यानी कि देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, बहुत ही छोटी डिफरेंसेस है योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, अगर आप जो कॉपी किए हैं, आप जो लिखे हैं, और आपके दोस्त के लिखावट में। ठीक है, लिखावट समझ नहीं आती होगी, अगर आप अंदाज लगाना पड़ेगा तो अंदाजे आपको लगाना पड़ता है क्या लिखा गया है। ठीक, क्या लिखा गया है। manuscript copy is somewhat similar, ठीक है, as scribes copied manuscripts, they also introduce small changes, a word here, a sentence there, यानी कि उनकी लिखावट में
कभी कभी आपको जो है क्या लिखा गया है मित्र के छोटे मोटे जो है का, कापियों में, पांडुलिपियों में, प्रतिलिपियों में बनाने में भी कुछ छोटे मोटे अक्षर क्या होते हैं बदल, जैसे कि उसने क्या लिखा था, आपने क्या उसका अंदाज, अपने अंदाज से उसको जो है लिख दिया, तो क्या, तो छोटे मोटे चेंजेस आ ही जाते हैं। दिस स्मॉल डिफरेंसेस ग्रे ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपी अंटिल manuscripts of the manuscripts of the मतलब कि these small differences ग्रे ओवर कंट्रीज ऑफ कॉपी एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द, यानी कि यह जो छोटी छोटी जो अंतर है, भिन्न भिन्न एक दूसरे से बहुत अलग हो गई हैं, इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, तो शायद ये कॉपी करने में अंटिल मैन्युस्क्रिप्शन के बाद ऑफ द ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम substantially different from one other, एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। दिस इज सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत ही बड़ी समस्या है, बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे, यानी कि ओरिजिनल कौन सा है इसको पता लगाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है आज के टाइम पे। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, यानी कि टोटली किस पे डिपेंड है, उसी पे डिपेंड है कि लिपिकों द्वारा बनाई गई पूरी तरह निर्भर रहता है, जो लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह क्या निर्भर रहता है, कि जो लिपि जो बनाया गया है उसी पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, तो एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, कि ऑथर जो है क्या ओरिजिनली लिखे, लेखक ने क्या लिखा था, इतिहास को ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है कि एक्चुअली में उसने लिखा क्या था। ठीक है, ऑन ओकेजन्स ऑथर्स रिवाइज्ड देयर क्रोनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स, जो कई बार लेखक स्वयं स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे, जो भी लेखक थे कभी कभी टाइम टाइम पे अपने लिखावट में भी क्या चेंज करते रहते थे। द 14th century chronicle जियाउद्दीन बर्नी wrote his chronicle first in 1356 1356 and another version 2 years later, और दूसरा इसका वर्जन की बात करेंगे, दूसरा 2 वर्ष बाद था, यानी कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा था। कब? 1356 में लिखा था अपना पहली बार वृत्तांत के बारे में, और दूसरी बार इसने 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में क्या थे, अंतर थी। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1916th century. The remained lost in the large library collection. यानी 1971 के इतिहासकार को पहली बार वाली वृत्तांत को जानकारी नहीं थी, जो 1971 में जो पहली जो जानकारी नहीं थी, इतिहासकार को पहली बार वाली वृत्तांत जानकारी नहीं थी, पुस्तकालय के विभिन्न संग्रहालय में दबाव पड़ा था, और ये विभिन्न जो है संग्रहालय में, पुस्तकालय में, ठीक है, लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन क्या था, दब गया था, रिमेन लॉस्ट, दब गया था। वही कह रहे हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, सामाजिक और राजनीतिक समूह, सामाजिक और राजनीतिक समूह। अब क्या है सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में देखेंगे। सामाजिक और राजनीतिक समूह, सामाजिक और राजनीतिक समूह, सामाजिक और राजनीतिक समूह देखिए, द स्टडी ऑफ द थाउजेंड्स ईयर्स, अगर हम हजारों वर्षों की अगर हम जांच पड़ताल स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, बिटवीन 700 एंड 1750 770 is huge challenges to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period.
यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करेंगे सन 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। अगर हम 1750 के इतिहासकार के चुनौती रहेगा मुख्य रूप इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए थे। ठीक है, इस काल में एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड, इस काल में न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्सियंस। तो इस काल में अलग अलग समय पैमाने और अलग से परिवर्तन हुए थे। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। जैसे जैसे कि हम बात करेंगे, आगे हम जैसे बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, विल इन इरिगेशन मतलब कि सिंचाई। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई, यानी कि क्या बोलते हैं, सिंचाई में रहट। विल का मतलब होगा रहट। विल का मतलब विल इन रहट, सिंचाई में रहट। द स्पिनिंग विल इन बीइंग, स्पिनिंग व्हील इन में का मतलब हो गया कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेस्त्र। एंड फार्मर्स इन कॉम्बैट मतलब कुछ सारे परिवर्तन हुए। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द कॉन्टिनेंट। कुछ जैसे कि इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, आलू, मक्का, चिलीज, मिर्चा, टी, चाय एंड कॉफी। Remember that all these innovations, new technology and crops came along with people who brought other ideas with them as well as. As a result, अगर हम बात करेंगे, this was a period of economic, political, social and cultural changes. ये तीनों प्रकार के चेंजेस इसमें करता है। We will learn about some of these changes। अगर हम तो नए टेक्नोलॉजी के आने से क्या क्या बदलाव हुए थे, ये चैप्टर 5 में दिया है कि पढ़ना है हमको। बस मक्का, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सब आया था। ठीक है, मक्का, आलू, मक्का हो गया, मिर्च हो गया, चाय, कॉफी, तरह की। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर के आए। जैसे बाहरी देशों से जब आते थे लोग यहाँ पे, तो वहाँ के जो संस्कृति, वहाँ के जो कल्चर थे, that means is from his society's culture to, अगर यहाँ पे आते थे तो यहाँ की क्या होते थे, वहाँ से कुछ यहाँ पे लेके आते थे, यहाँ पे क्या होता है, चेंजेज हो गई, तो नई नई टेक्नोलॉजी मिलते गई, वही करा है कि परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर परिवर्तन का भी काल रहा। इसमें तीनों आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चारों काल का इसमें बदलाव हुए। राजनीतिक में भी चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, सोशल चेंजेस हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, कल्चर चेंज हुए। चारों प्रकार के क्या है इसमें, चारों प्रकार के बदलाव हुए। और इसके जो बदलाव हुए थे, क्या क्या बदलाव हुए थे टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आने से, चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे। दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, यानी कि इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, यानी कि ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च आ अपॉर्चुनिटी। यानी कि इस युग में लोग गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। जब नई नई टेक्नोलॉजी आई थी तो लोगों क्या हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना स्टार्ट कर दिए थे। एक एक जगह से दूसरे जगह पे घूमना, भ्रमण करना, दूसरे देश के बारे में जानना, वहाँ की संस्कृति, वहाँ कल्चर के बारे में जानना, तो वहाँ पे घूमना स्टार्ट कर दिए थे, भ्रमण करना स्टार्ट कर दिए थे। आगे देखते हैं। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड माइंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल टू कार्व अ फॉर्चून, यानी कि अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। यानी कि कभी इस देश से, कभी जैसे अवसर की तलाश में, अवसर की तलाश में, पॉसिबिलिटी क्या, अवसर की, फॉर्च्यून मतलब अवसर की तलाश में झुंड दूर यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए, फॉर्च्यून भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। बहुत सारी संभावनाएं, अपॉर्चुनिटी मौजूद, पॉसिबिलिटीज मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का जो जो भी समुदाय था, ठीक है, जो समुदाय का महत्व बढ़ा, उनमें एक समुदाय था, कौन सा, वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड। इस काल में जो एक समुदाय था वह द राजपूत, ठीक है, अ नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्र। एक था
राजपुत्र, कहाँ से निकला था? राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, द सन ऑफ किंग्स, ठीक है, राजा का सन ऑफ रूलर्स, ठीक है। बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरीज, अगर हम बात करेंगे 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में, द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, यानी कि राजपूत की बात करेंगे तो 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे, जो क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है, जो क्षत्रिय हुआ करते थे तो दावा करते थे, ठीक। तो आई थिंक आज का सेशन जो है हमारा यही रहेगा, यहाँ तक रहेगा, क्षत्रिय तक, ठीक। मिलते हैं अगर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका रीडिंग करेंगे बिटवीन द लाइन, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और एनसीईआरटी बुक्स जो पूरा इंग्लिश टू हिंदी आपको यहाँ पे मिलेगी हमारे रिसर्च डिजिटल स्कूल पे। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग।